नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्यन इन्वेजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही डिबेटफुल टॉपिक है हिस्टोरियंस के बीच में। उनके ओरिजिन को लेके कि वो कहाँ से थे, वो इंडिया में कब माइग्रेट किए, या क्या वो यहाँ के नेटिव ही तो नहीं थे। इन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी डिबेट होती है। तो आज हम भी कुछ एविडेंस और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आर्यंस को लेके, और वो कौन सी मोस्ट रिलायबल थ्योरीज़ हैं जिनको लेके काफ़ी चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए इन स्लाइड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में। यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखते हैं, सिटीज़ ऑफ हड़प्पा हैज़ डिक्लाइन बाई 1500 BCE। अराउंड दिस पीरियड आर्यन एंटर्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्रोबेबली फ्रॉम इंडो इरानियन रीजन। द वर्ड आर्या मीन्स नोबल। 1500 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई थी। डिक्लाइन होने का एक रीज़न हिस्टोरियंस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी बताते हैं, जो कि इस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एंटर करते हैं। प्रोबेबली वो इंडो इरानियन रीजन से थे। और फिर उन लोगों ने जो हड़प्पन के लोगों को हो सकता है कि उन्होंने मारा हो, फिर या ये भी हो सकता है कि डर की वजह से वो लोग माइग्रेट कर गए हों, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त हो गई। ये जो वर्ड आर्यन है, आर्यन मीन्स होता है नोबल। अब नोबल हम उन्हें कहते हैं जो हाईएस्ट सोशल क्लास के होते हैं, जिनको हम अभिजात वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे माइग्रेटेड इन सेवरल वेव्स थ्रू द पासेज इन द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। देयर अर्लीस्ट लाइफ सेम्स टू हैव बीन मेनली पेस्टोरल्स, एग्रीकल्चर बीइंग अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये जो आर्यंस हैं वो काफ़ी अलग अलग वेव में माइग्रेट करके आए हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो माउंटेन पासेज हैं उनके थ्रू। मैंने आपको बताया था कि जो 3 माउंटेन पासेज हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, वो थे खैबर पास, गोमल पास और बोलन पास। इन्हीं पासेस का इस्तेमाल हमेशा भारत में इन्वेजन्स के लिए होता रहा है, जो कि हिंदू कुश और सुलेमानी पहाड़ियों के बीच में है। एविडेंस हमें ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में इनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो पेस्टोरलिज्म था। अब पेस्टोरलिज्म क्या होता है, जो कि बेसिकली अपने पालतू जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह उनके खाने के लिए, या खुद को सरवाइव रखने के लिए, खुद के खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मतलब मूव करते रहते हैं, उन्हें हम पेस्टोरलिज्म कहते हैं। और वो फिर उनका जो दूसरा मेन ऑक्यूपेशन था वो खेती करना था, मतलब खेती उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता था। वी नो द आर्यंस फ्रॉम द ऋग्वेदा। आर्यंस का एविडेंसेस हमें ऋग्वेदा से भी मिलता है, जो कि अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद देयर नेम ऑल्सो अपेयर इन द कैसाइट इंस्क्रिप्शन ईरान अबाउट 1600 BCE। हमें इनके एविडेंसेस कैसाइट इंस्क्रिप्शन में भी मिलते हैं, जो कि ईरान का है 16,000 BCE में। फिर हमें दूसरा एविडेंस मिलता है मितानी इंस्क्रिप्शन, जो कि 1400 BCE का है, जो कि सीरिया से है। ये सारे जो एविडेंसेस हैं, चाहे वो हमें ऋग्वेदा से मिले हैं, या मितानी इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, या फिर कैसाइट इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, ये सारे हमें आर्यन इन्वेजन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशियली दे सेटल इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड प्लेन ऑफ पंजाब। लेटर दे मूव टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स। दे लिड नोमैडिक लाइफ and were mainly in search of pastures. By 6th century BCE, they occupied the whole North India, which were preferred as a आर्यव्रत। जो कि इनका जो इनिशियली जहाँ पे ये सेटल्ड हुए थे वो नॉर्थ वेस्ट वैली प्लेन, जो कि पंजाब का है आज, जैसे ये एरिया, ये इनिशियली यहाँ पे ये सेटल्ड हुए थे, जिनको हम सप्त सिंधु सप्त सिंधु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः हमें जो 7 रिवर्स फ्लो होती हैं वो यहीं पे फ्लो होते हैं, जिनको हम सप्त सिंधु कहते हैं। इनिशियली में हम देखेंगे कि जो आर्यन थे वो यहीं पे सेटल थे। फिर 6th सेंचुरी BCE में वो इंडो गंगेटिक प्लेनियस इन सभी एरिया में मूव कर जाते हैं। फिर दे लिड अ नोमैडिक लाइफ एंड वेयर मेनली इन सर्च ऑफ पेस्चर्स। इनिशियली हम देखते हैं कि वो एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं, और हमेशा वो अपने मतलब पास्चर्स के ही सर्च में रहते थे, मतलब कि जो पालतू जानवरों को पाले हुए थे उनके लिए जहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े घास वगैरह उगती थी, ऐसी जगहों के वो हमेशा सर्च में रहते थे, ताकि उनके जानवरों के लिए कुछ खाने को मिल सके। बाय 6th सेंचुरी BCE दे ऑक्यूपाइड द होल नॉर्थ इंडिया। मैंने आपको बताया ना कि 6th सेंचुरी BCE में वो पूरा क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास मूव कर जाते हैं, और जिस एरिया को फिर रेफर्ड किया जाता है एज अ आर्यावर्त।
इस एरिया को मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया को पूरा आर्यवर्त बोला जाता है। आर्यवर्त इस एरिया को बोलने लगा जब वो 6 सेंचुरी बीसी में यहाँ पे माइग्रेट कर गए, और इस एरिया को सप्त सिंधु रीजन बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे 7 रिवर फ्लो होती थी इस वजह से। तो चलिए मैं आपको सप्त सिंधु रीजन के बारे में कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो, और वो कौन कौन से 7 नदियाँ थी जिन्हें सप्त सिंधु रीजन कहा जाता था। तो हम वही मैप के थ्रू ही देखते हैं। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे सप्त सिंधु कहते हैं, सप्त सिंधु कहते हैं। अब इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? इसका एविडेंस हमें मिलता है ऋग्वेदा से, ऋग्वेदा के नदी स्तुति से, नदी स्तुति, जिसमें 10 नदियों का जिक्र है, और जिसमें से 7 नदियों को हम सप्त सिंधु कहते हैं। सप्त सिंधु कहते हैं लैंड ऑफ 7 स्ट्रीम्स। ये बेसिकली पंजाब रीजन को डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं ये वो कौन कौन सी 7 नदियाँ हैं जिनको हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं, जहाँ पे पहले आर्यन आके इनिशियली सेटल हुए थे। तो उसमें से पहला जो रिवर है वो है सरस्वती। ध्यान रखिएगा इन सबका एविडेंस हमें ऋग्वेदा में मिल रहा है। और फिर जो दूसरा रिवर है वो है इंडस। मुख्यतः ये जो रिवर है सरस्वती और इंडस ही हैं, बाकी 5 नदियां हैं वो इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज। तो जिसमें से पहला ट्रिब्यूटरी है सतुद्री, जिसको हम सतलज कहते हैं। फिर आता है दूसरा परुस्नी, जिसको हम रावी कहते हैं। फिर तीसरा आता है अस्कनी, जिसको हम चेनाब कहते हैं। फिर आता है आपका वितस्त, जिनको हम झेलम कहते हैं। फिर आता है आपका 5वां विपस, जिनको हम ब्यास रिवर कहते हैं। तो इन्हीं सारे रिवर को हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं, जहाँ पे इनिशियली आर्यन आके सेटल हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये देखिए जितने भी हमने आपसे ये नाम यहाँ पे शेयर किए हैं, सतुद्री हो गई, परुष्णी हो गई, अस्किनी, वितत्स और विपस, ये सारे नेम जो है हमें ऋग्वेदा में मिले हुए हैं, जिनका आज ओरिजिनल नाम जिन्हें हम आज इस नाम से जानते हैं, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ आर्यन इज still an unsettled affair. Much heated controversy has raised around this question. The multiplicity of conflicting theories has created chaos. मतलब इसका मतलब यही है कि अभी तक जो ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, इसके बारे में जो डिबेट है अभी भी होती है। एकदम ये अनसेटल कंट्रोवर्सी है जिनके बारे में आज तक हम एकदम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाए हैं। काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं, काफ़ी थ्योरीज आती हैं आर्यंस के ओरिजिनल होम को लेके। तो चलिए हम कुछ ऐसी थ्योरीज के कुछ गिने चुने थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी रीजनेबल थ्योरीज हैं, जिनके बारे में हमेशा डिस्कस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट रीजनेबल थ्योरीज ऑफ आर्यन इन्वेजन, जिसमें से पहला है सेंट्रल एशियन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज propounded by the Professor Max Muller, a German scholar. He stated that the ancestors of Indians, Greeks, Persian, Romans, Germans and Celts have been lived टुगेदर ओरिजिनली। उनका ये कहना था कि जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो इंडियंस के रहे हों, ग्रीक्स, पर्सियन, रोमन्स, जर्मन्स और सेल्ट्स के, ये हो सकता है ये पहले ओरिजिनली ये साथ में रहे हों। और इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि दिस वॉज रिवील्ड बाय द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ दिस पीपल। उन्होंने ऐसी थ्योरी तब जाके दी जब उन्होंने लैंग्वेज हिस्ट्री पढ़ी इन लोगों के बारे में।
Max Muller concluded that the Aryan who today occupy European countries migrated by a route south of the Caspian Sea through Asian Minor to Greece, Italy, and one of their group come to India through northwest passages. यहाँ पे प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि उन्होंने कंक्लूड किया कि जो आर्यन रेस आज ऑक्यूपाई किए हुए है यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो बेसिकली कैस्पियन सी को क्रॉस करते हुए, मतलब कि जो कि जिसका कोस्टल लाइन आज कजाकिस्तान और रशिया वगैरह से लगता है, उन एरिया से क्रॉस करते हुए ये इनके कुछ जो वेव्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में गई और फिर बाकी के कुछ जो वेव्स थे वो इंडिया की तरफ माइग्रेट हो गई थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो पैसेज थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं पैसेज के थ्रू ये इंडिया में इनका एक वेव माइग्रेट होके आया था। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी थ्योरी आती है आर्कटिक थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी वाज बीन क्रिटिकली सीरियसली चैलेंज्ड बाय द श्री बाल गंगाधर तिलक इन हिज बुक आर्कटिक होम इन द वेदास। जो कि सेंट्रल एशियन थ्योरी थी प्रोफेसर मैक्स मुलर की, उसको क्रिटिकली चैलेंज किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने किताब में आर्कटिक होम इन द वेदास। ही ओपिनियन दैट द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन वाज द आर्कटिक रीजन। उनका ओपिनियन था, उनका कहना था कि जो आर्यंस का जो ओरिजिनल होम है, ओरिजिनल जहाँ से वो माइग्रेट किए हुए हैं, वो आर्कटिक रीजन था। द वेदास रिफर टू डे एंड नाइट लास्टिंग फॉर 6 months विच आर टू बी फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। उन्होंने इसका मतलब जो सोर्स है वो दिया कि वेदास में कुछ एक ऐसे रीजन की भी जिक्र किया गया है जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो रात है वहाँ पे 6 महीने के लिए रात और 6 महीने के लिए दिन होती है, जो कि सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही ऐसा होता है। इट लुक्स स्ट्रेंज बट जियोलॉजिस्ट हैव प्रूव दैट इन प्री हिस्ट्री टाइम्स देयर वॉज अ कॉन्जेनियल क्लाइमेट एंड परपेचुअल स्प्रिंग इन दोज एरिया। ये कुछ स्ट्रेंज तो लगता है बट जो जियोलॉजिस्ट है इस बात को उन्होंने भी प्रूव किया है कि जो प्री हिस्टोरी टाइम था क्या नाम है आर्कटिक रीजन में, वो उन लोगों के रहने के लिए अनुकूल था, जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर गया। फिर तीसरी थ्योरी आती है सप्त सिंधु थ्योरी। अकॉर्डिंग टू AC दास, KM मुंशी एंड डॉक्टर संपूर्णानंद, द आर्यन ओरिजिनली बिलोंग टू द सप्त सिंधु और पंजाब रीजन। तो जो सप्त सिंधु थ्योरी है वो AC दास, KM मुंशी और डॉक्टर संपूर्णानंद ये बताते हैं कि जो आर्यंस थे ओरिजिनली वो सप्त सिंधु रीजन से ही, जो कि पंजाब का रीजन है, वहाँ से ही बिलोंग करते थे। This point of view was put forward by AC दास in his book ऋग्वैदिक इंडियन। ये पॉइंट AC दास जी ने अपने किताब ऋग्वैदिक इंडियन में लिखी थी। He says all that plant, river, crops and animal mentioned in Rig Veda and other ancient books were found in ancient Punjab। उन्होंने कहा कि उस मतलब जितने भी एंशेंट वेदास रहे हैं, चाहे वो ऋग वेदा हो या और भी एंशेंट किताबें रही हो, पुरानी किताबें, उनमें जो जिन प्लांट का, रिवर का, क्रॉप्स का और एनिमल्स का जिक्र किया गया है वो सारी एंशेंट पंजाब में थी। द जियोग्राफिक कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन ऋग वेदा पॉइंट्स आउट टू दिस रीजन। जो जियोग्राफिक कंडीशन भी है इन किताबों में जिनके बारे में डिस्कस किया गया वो भी उस समय के पंजाब में ऐसी ही कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन थी। तो नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है वो है तिब्बतन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती एंड पागिटर, द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन वेयर तिब्बत। स्वामी दयानंद सरस्वती और पागिटर कहते हैं कि जो ओरिजिनल होम रहा है आर्यंस का वो तिब्बत रहा है। दिस व्यू हैज़ बीन एक्सपाउंडेड बाय देम इन द सत्यार्थ प्रकाश एंड एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस रेस्पेक्टिवली। उन्होंने अपना यह मत सत्यार्थ प्रकाश और एंशियंट इंडिया हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जैसी किताबों में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम आर्यंस वर्शिप दर्शन एंड फायर एज इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड इन तिब्बत। क्योंकि तिब्बत में काफ़ी ठंड का मौसम हुआ करता था, जिसकी वजह से जो आर्यंस थे वो सन और फायर, आग और सूरज की पूजा करते थे। बिसाइड दिस ऑल द ट्रीज एंड एनिमल्स मेंशन्ड इन द ऋग वेदा वे फाउंड इन तिब्बत। इन सब के बावजूद जो जिन पेड़ों और जानवरों का जिक्र ऋग वेदा में किया गया है वो सब तिब्बत में उस समय पाए जाते थे। फिर आती है हमारी पांचवी थ्योरी जो कि है
पांचवी थ्योरी ये है कि साउथ ईस्ट यूरोपियन थ्योरी। इसमें प्रोफेसर मैकडोनल कहते हैं कि कॉमन ट्रीज लाइक ओक, बिर्च, विलो एंड कॉमन एनिमल लाइक हॉर्स एंड द काउ विच द एंसेस्टर्स ऑफ आर्यंस वेर फैमिलियर could in those days be found only in southern यूरोप। जो प्रोफेसर मैकडोनल है वो कहते हैं कि कॉमन ट्रीज लाइक ओक, बिर्च, विलो, कॉमन एनिमल लाइक हॉर्स एंड काउ, जितने भी इन चीज़ों से जो आर्यंस थे, एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फैमिलियर थे, वो सब उस समय साउदर्न यूरोप में पाए जाते थे। इवन दिस व्यू ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। उनके इस व्यू को भी जो स्कॉलर्स हैं, वेस्टर्न स्कॉलर जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो साउथ ईस्ट यूरोपियन थ्योरी थी। अब हम डेट ऑफ अराइवल एंड स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आर्यंस इंडिया में आए और धीरे धीरे कैसे वो स्प्रेड होते गए इंडिया में। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है, द स्टडी ऑफ ऋग्वेदा टेल अस दैट द आर्यंस कम टू इंडिया वाया अफ़गानिस्तान इन सेवरल वेव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्यंस थे वो हिंदू कुश पहाड़ियों या सुलेमान की पहाड़ियों में जो माउंटेन पासेस थे उनके थ्रू वो काफ़ी वेव्स में इंडिया में आए हैं। द ऋग्वेदा मेंशन दैट दे फर्स्ट ऑक्युपाइड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो सप्त सिंधु वाला रीजन, सबसे पहले उन्होंने नॉर्थ वेस्ट एरिया को ऑक्युपाई किया, जिनको उन्होंने ब्रह्मवर्त कहा। तो आप जाने के होंगे कि ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं, जो सप्त सिंधु का एरिया है, जहाँ पे मैंने आपको सात रिवर दिखाया था, उन्होंने ब्रह्मवर्त कहा। फिर दूसरा पॉइंट है, इट वॉज लैंड बिटवीन द सरस्वती एंड दृशाद्वती। दिस इंक्लूड ऑल टेरिटरीज ऑफ द सप्त सिंधु और 7 रिवर ऑफ इंडस, जिसमें वितर्स, जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी, चिनाब, परशुनी, रावी, विपाशा, ब्यास, सुतुद्री, सतलज एंड द सरस्वती, यही सब रिवर के बीच में। फिर तीसरा पॉइंट है, ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन 9th century BC स्टार्टेड एडवांसिंग रैपिडली टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन एंड दे नेम दिस रीजन एज आर्यवर्त। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि इनके पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, ये फिर रैपिडली ये मूव करते गए टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन, जिनको उन्होंने मतलब जिस रीजन को उन्होंने बाद में नाम दिया आर्यवर्त। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, वैदिक आर्यंस वेर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़ नॉर्मली रूल्ड बाय द लीडर्स ऑफ वेरियस ट्राइब। अब जो ये वैदिक आर्यंस भी थे, ये काफ़ी अलग अलग ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइडेड थे। ये हर ट्राइब्स को कोई अलग अलग वहाँ का जो प्रोमिनेंट लीडर था वो रूल कर रहा था, हर ट्राइब्स का एक लीडर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, दे वेर इंगेज इन टेकिंग पोजिशन ऑफ लैंड ऑफ द 7 रिवर्स रिप्रेजेंटेड बाय द इंडस एंड इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको बताया था ना कि इंडस और सरस्वती ये 2 मेन रिवर्स थी, बाकी जो 5 रिवर्स थी वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी, जिन पे वो अपना पोजीशन, मतलब जिन पे वो अपना हक जमाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि वो पूरे उस एरिया को वो अपने अंडर में ले सके। दे हेल्ड दसास इन कंटेम्प्ट फॉर दे वेयर ब्लैक स्किन, मलिग्नेंट एंड नॉन सेक्रीफाइसिंग एंड स्पोक टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्यंस। अब जो ये आर्यंस थे, जो यहाँ के नेटिव्स थे इस एरिया के, मतलब सप्त सिंधु रीजन के जो नेटिव लोग थे, उनको दसाज या दस्यूज कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक स्किन होते थे। ब्लैक मतलब कि कह सकते हैं आप कि उनका जो कलर, स्किन का कलर था वो काले रंग का होता था, और मलिग्नेंट कहते हैं उनको, जो कि गंदे उनको कहे जाते थे। एंड नॉन सेक्रीफाइसिंग मतलब कि कुछ वो रिचुअल्स वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे, वो किसी भी तरह का दान पुण्य और सेक्रीफाइस पे विश्वास नहीं करते थे। एंड स्पोक अ लैंग्वेज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्यंस, और वो ऐसी भाषा बोलते थे जो कि आर्यन से टोटली ही डिफरेंट था। इसलिए वो जो आर्यंस थे वो दस्युस को वहाँ से, मतलब या तो उन पे वो डोमिनेट करते थे या तो उनको वहाँ से भगा दिया करते थे, वहाँ से उनको हटा देते थे। फिर तीसरा था, एज अ रिजल्ट आर्यन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द ओरिजिनल इनहेबिटेंट कॉल्ड दसास, दस्यूज और या तो पानीज। इसकी वजह से ये हुआ कि जो आर्यंस थे यहाँ के लोकल ट्राइब्स, जिनको वो दस्यूज और पानीज या तो दसास कहते थे,
उनसे ये हमेशा आपस में इनकी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। फिर यहाँ पे चौथा पॉइंट है, आर्यन सक्सीडेड एवरीवेयर बिकॉज दे पॉजेस चैरियट। वो हर जगह, आर्यन जो है हर जगह जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास चैरियट हुए करते थे, रथ हुआ करता था, ड्राइवन बाय द हॉर्सेस, जिनको घोड़े खींचा करते थे। इंट्रोड्यूस देम फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू वेस्ट एशिया एंड इंडिया, जो कि इंडिया और वेस्ट एशिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, चैरियट और घोड़े। फिर लास्ट पॉइंट है, ओइंग टू दी सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड आर्यन इमर्ज विक्ट्रियस इन द बैटल अगेंस्ट दस्यूज एंड पानीज। अब अपने सुपीरियर और वेल इक्विप्ड मिलिट्री की वजह से जो आर्यंस थे वो दस्यूज के ऊपर काफ़ी मतलब डोमिनेट करते थे और वो विक्ट्रियस इमर्ज होते चले गए। तो अभी तक हमने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा है, हमने ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बारे में पढ़ा और थ्योरीज, किसकी क्या थ्योरीज थी आर्यंस को लेके, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि वो इंडिया में कहाँ पे वो सबसे पहले मतलब लोकली आके रहें इनिशियल स्टेज में। फिर उसके बाद वो 6th सेंचुरी BC में आप देखेंगे कि गंगेटिक रीजन में भी वो आके शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। फिर यहाँ के नेटिव लोगों के साथ उनका हमने आपस में मतभेद देखा कि क्यों वो यहाँ के नेटिव लोगों को पसंद नहीं करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।